हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त नितेश शर्मा। Our 45 days crash course session is continuing the process for the target IIT JEE NEET और हरियाणा PGT screening chemistry and this is our day 8 lecture number 2। हम डिस्कस कर रहे थे टॉप 16 ट्रेंड्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मैंने बोला था ये ट्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के मोर प्रोबेबल चांसेस होते हैं। इन 16 ट्रेंड्स के अंदर हम क्या-क्या डिस्कस कर चुके हैं, एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिकैप देता हूं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, मतलब तीनों रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैंने बोला था नीट में और जेईई मेंस में क्वेश्चन इससे हर साल आ रहे हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो डिस्कस कर लिया। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, SN2 जो हेलो अल्केन्स के अंदर है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद तीन ट्रेंड और है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल एंड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल एंड अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आल्सो, ठीक है, और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स। तो हमारे 9-10 ट्रेंड हमारे ऑटोमेटिकली हो गए हैं। 16 में से हमने 9-10 ट्रेंड पढ़ लिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इन 5 ट्रेंड्स के बारे में, जिसमें से है मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, मतलब ये हाइड्रोकार्बन से रिलेट करेगा। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर डिस्कस करेंगे, ये भी यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिटी, नीट के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से आपको 4 न्यूक्लियोफाइल दे देंगे, हमसे पूछेंगे आपसे कि इनमें से न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताइए, बेसिटी का ऑर्डर बताइए। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई करना भी एक बहुत अच्छा टेक्निक होता है कि कई बार क्या होता है आपको बंचेज ऑफ ग्रुप दे दिए जाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल होते हैं, उनमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। तो नाउ आई विल गिव द ट्रिक अबाउट द एंड दिस इज वेरी सिंपल। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मर्स ऑफ द ब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर योर वंडरफुल लेक्चर डे 8 लेक्चर नंबर 2। तो इसमें मैं डायरेक्ट ट्रिक्स बताऊंगा, चलिए डिस्कस करते हैं लेक्चर को। अब इसमें पॉइंट सुनने का क्या है, सबसे पहले नीचे वाले स्लाइड पे जाते हैं, पॉइंट नंबर 5, क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाएंगे, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कन्फॉर्मर्स और ब्यूटेन की और साइक्लोहेक्सेन की कन्फॉर्मर स्ट्रक्चर होती है 4। देखो ब्यूटेन की 4 कन्फॉर्मर स्ट्रक्चर होती है। ब्यूटेन होता है C4H10, C4H10, इसको सिंपली N ब्यूटेन कहते हैं, ठीक है, स्ट्रेट चेन है। तो डिस्कशन करेंगे तो अगर इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है, इसकी 4 स्ट्रक्चर बनती है। एक तो एंटी कॉन्फ़िगरेशन बनती है जिसको एंटी को स्टैगर्ड कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एक बनती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन गॉस कॉन्फ़िगरेशन, GAUCHE, गॉस कॉन्फ़िगरेशन। एक बनती है इसकी पार्शियली इक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन, पार्शियली इक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और एक बनती है इसकी फुल्ली इक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन। इट इज विजिबल और नॉट, आपको इस साइड का विजिबल है नहीं है, लेट्स आई चेक। यस, थोड़ा सा विजिबल है, लेकिन मैंने बोल दिया है। दिस इज एंटी कॉन्फ़िगरेशन, गॉस कॉन्फ़िगरेशन, पार्शियली इक्लिप्स एंड फुल्ली इक्लिप्स, ठीक है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं यहां लिख देता हूं, आपको विजिबल ना हो तो। एंटी कॉन्फ़िगरेशन, देन गॉस कॉन्फ़िगरेशन, देन पार्शियली इक्लिप्स। और मैं आपको इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल कन्वर्जन सिखाऊंगा, ठीक है, कि एंटी को गॉस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, गॉस को पार्शियली इक्लिप्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और पार्शियली इक्लिप्स को फुल्ली इक्लिप्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस आपके ये थोड़ी पूछेगा एग्जामिनर, ये तो भाई नीट में आते हैं, हलवा टाइप क्वेश्चन, मक्खन टाइप क्वेश्चन नीट में आते हैं। कैसे कि ब्यूटेन की जो कन्फॉर्मर स्ट्रक्चर बनती है उनको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के अरेंजमेंट में लगाओ, तो आप लगा दोगे। एंटी कॉन्फ़िगरेशन सबसे मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, फिर गॉस होती है, फिर पार्शियली इक्लिप्स होती है, फिर फुल्ली इक्लिप्स होती है। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जेईई में इतने आसान क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं कि ब्यूटेन की जो 4 कन्फॉर्मर स्ट्रक्चर होती है उनको स्टेबिलिटी के इंक्रीज ऑर्डर में लगाओ, हमने पढ़ रखा है। एंटी कॉन्फ़िगरेशन में क्या होते हैं, दोनों मिथाइल ग्रुप जो होते हैं, टर्मिनल मिथाइल ग्रुप, भाई ब्यूटेन की स्ट्रक्चर होती है CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ कार्बन फिक्स होते हैं, ध्यान रखना। इसमें जो कन्फॉर्मर स्ट्रक्चर जो आती है ना, इट इज बाय द सिंगल बॉन्ड रोटेशन अराउंड द कार्बन 2 एंड कार्बन 3। भाई कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3, C2 और C3 इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, उस रोटेशन की वजह से जो स्ट्रक्चर आती है उनको कन्फॉर्मर्स बोलते हैं। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन पहले तो ये जनरेट कर दिया मैंने
कि एन ब्यूटेन के अंदर जो डिफरेंट कन्फॉर्मर स्ट्रक्चर आती है, इट इज ड्यू टू विच फिनोमिना? इट इज ड्यू टू सिंगल बॉन्ड रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड बिटवीन C2 एंड C3। सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है उसके अराउंड जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है एंगल के तहत, तो उसमें जो रोटेशन आती है उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बनती है उनको रोटामर्स भी कहते हैं, क्योंकि रोटेशन की वजह से आती है, क्योंकि दीज आर आल्सो कॉल्ड रोटेशनल आइसोमर्स। रोटामर्स भी कहते हैं इनको, कॉन्फॉर्मर्स भी कहते हैं, ठीक है, कॉन्फॉर्मर्स, और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स भी बोलते हैं। तो दीज आर फोर स्ट्रक्चर। एंटी में दोनों टर्मिनल मिथाइल ग्रुप होते हैं वो 180 डिग्री पे होते हैं। कितने पे होते हैं? 180 डिग्री पर। ध्यान रखना, एंटी के अंदर अगर आप 60 डिग्री रोटेशन देते हो तो गॉस आएगा। ध्यान रखना, गॉस को 60 डिग्री रोटेशन देते हो तो पार्टली क्लिप्स आएगा, और पार्टली क्लिप्स को 60 डिग्री रोटेशन देते हो तो फुल्ली क्लिप्स आएगा। दिस इज वेरी वंडरफुल पॉइंट, ठीक है, ध्यान रखना है। अब एग्जामिनर जेईई मेंस वाला पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो आपको किसी भी यूट्यूब लेक्चर पे ऐसा एक्सप्लेनेशन कभी नहीं मिला होगा कि वास्तव में इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे जनरेट हो सकते हैं, अब तक बताया नहीं जाता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि एंटी को मान लीजिए एग्जामिनर कहते हैं ब्यूटेन की, बहुत अच्छा क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूं, एक ब्यूटेन के अंदर एंटी कॉन्फ़िगरेशन है। इफ यू वांट टू कन्वर्ट एंटी कॉन्फ़िगरेशन इनटू पार्टली क्लिप्स, व्हाट यू हैव टू डू? आपको क्या करना पड़ेगा? बड़ा सिंपल सा है, एंगल को ऐड कर दो। भाई एंटी को गॉस में जाना है तो 60 चाहिए, एंटी को पार्टली क्लिप्स में जाना है तो 120 एंगल चाहिए। कितना चाहिए? 120। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि C2 C3 एंगल के द्वारा जो रोटेशन है ना वो 120 एंगल पे दे दो। बड़ा सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ब्यूटेन की एंटी कॉन्फ़िगरेशन में 60 डिग्री रोटेशन देने पर कौन सी स्ट्रक्चर आती है? तो चार ऑप्शन मिलेंगे उसमें, तीन ऑप्शन तो ऑब्वियस मिलेंगे, गॉस, पार्टली क्लिप्स, फुल्ली क्लिप्स। तो ऑब्वियस सी बात है एंटी में 60 रोटेशन पे कॉन्फ़िगरेशन आती है, गॉस कॉन्फ़िगरेशन। आपसे कहते गॉस के अंदर 60 डिग्री रोटेशन देने पर कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आती है? तो पार्टली क्लिप्स आती है, ऑब्वियस सी बात है। और यहां से बैकवर्ड आ जाएंगे, भाई फुल्ली क्लिप्स पे आ गए ना, क्या आ गए? फुल्ली क्लिप्स। फुल्ली क्लिप्स को 60 डिग्री रोटेशन देंगे, वापिस आ जाएगा। फिर फुल्ली क्लिप्स को 60 डिग्री रोटेशन वापिस दोगे ना तो पार्टली क्लिप्स आ जाएगा। पार्टली क्लिप्स को 60 डिग्री रोटेशन दोबारा दोगे तो गॉस आ जाएगा, और गॉस को 60 डिग्री रोटेशन वापस दोगे तो एंटी आ जाएगा। तो ऐसे एंगल को जोड़ते चले जाना, आपके डिफरेंट क्वेश्चन बनते चले जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे नहीं गए अब तक जेईई मेंस में, नीट में, लेकिन आपको पता है आपकी बार आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं। अगर आपको ये फंडा समझ में आया हो एंगल वाला तो देन हिट द लाइक बटन, ठीक है। हर रोटेशन में 60 डिग्री का फर्क होता है, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे समझ में। अब साइक्लोहेक्सेन की 4 कॉन्फ़िगरेशन होती है, साइक्लोहेक्सेन की 4 कॉन्फ़िगरेशन होती है। एक होती है भाई साहब चेयर कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी? चेयर कॉन्फ़िगरेशन। एक कॉन्फ़िगरेशन होती है ट्विस्ट बोट। कौन सी? ट्विस्ट बोट कॉन्फ़िगरेशन। एक होती है बोट कॉन्फ़िगरेशन, और एक होती है भाई साहब हाफ चेयर कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी? हाफ चेयर। आपको ध्यान रखना है, इन चारों को अगर कह दे कि साइक्लोहेक्सेन के जो 4 कन्फर्मर स्ट्रक्चर होती है उनको स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो ये ऑर्डर स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर ही है। चेयर कॉन्फ़िगरेशन इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, देन ट्विस्ट बोट को अनफोल्ड कर दीजिए बोट, और फिर आती है हाफ चेयर। हाफ चेयर आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि साइक्लोहेक्सेन की 4 कन्फर्मर स्ट्रक्चर बनती है, तो विच इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर स्ट्रक्चर? चेयर ध्यान रखेंगे, ठीक है। लीस्ट स्टेबल हाफ चेयर। ऑर्डर पूछ ले तो ये दिस इज द ऑर्डर, बन गया ना क्वेश्चन। सो दिस पॉइंट हैज बीन फिनिश्ड। आपका ये पॉइंट हो गया, 5 में से मैंने एक डिस्कस कर दिया, ठीक है। इसके ऊपर खास ध्यान रखना, जो ब्यूटेन के ऊपर स्ट्रक्चर बनाए हैं, एंटी में 60 डिग्री रोटेशन दोगे तो गॉस बनेगा, गॉस में 60 डिग्री रोटेशन दोगे तो पार्टली क्लिप्स बनेगा, पार्टली को 60 दोगे तो फुल्ली क्लिप्स बनेगा। वापस आ जाओगे तो फिर से वही एंगल 60 घटाते चले जाओ, दोबारा एंटी पे आ जाओगे आप। तो दिस इज अ वेरी वंडरफुल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया, आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। एल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताते हैं आपको, ठीक है, और फिर डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, चलिए। एल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बड़ा सिंपल था भाई। एल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, अलेक्जेंडर जेटसेव। अलेक्जेंडर जेटसेव, उन्होंने एक सिंपल सा रूल दिया था, दैट इज कॉल्ड सेडजेफ रूल। क्या दिया था?
सेट-जेफ रूल। अब इस रूल की रिक्वायरमेंट भी क्यों पड़ी थी, ये भी इंपॉर्टेंट लॉजिक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई हेलो अल्केन है, उसकी आप डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हो। क्या करते हो? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। मैं आपको बताता हूं कि अल्केन की स्टेबिलिटी का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आया कहां से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव एल्काइल हैलाइड व्हिच इज नॉट सिमेट्रिकल, एल्काइल हैलाइड ले लिया मैंने 2 क्लोरोब्यूटेन। क्या ले लिया? 2 क्लोरोब्यूटेन। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आपको बता दूं 2 क्लोरोब्यूटेन इज ऑप्टिकली एक्टिव। 2 क्लोरोब्यूटेन क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों है बताओ? क्योंकि यहां पर जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच है ना, दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। दिस इज मिथाइल, दिस इज इथाइल, दिस इज क्लोरो, दिस इज हाइड्रोजन। इफ ए कार्बन इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स देन इट इज कॉल्ड कायरल कार्बन और कायरल सेंटर। और जिस कंपाउंड में कायरल सेंटर आता है That's why it is optically active। अब इसका मतलब ऑप्टिकल एक्टिव से क्या याद आया आपको? आइसोमेरिज्म। तो मैं आइसोमेरिज्म के ऊपर एक स्पेशल लेक्चर बनाऊंगा और बहुत ही ब्यूटीफुल बनेगा वो, ठीक है। तो उसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं अलेक्जेंडर जेटसेव ने। अब देखो क्या हुआ, ये 2 क्लोरोब्यूटेन इसकी रिएक्शन आपने कर दी अल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ? अल्कोहलिक KOH के साथ। तो यहां पर जिस कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच है उसका अल्फा मान लिया, ये बीटा है और ये भी बीटा है, ठीक है। तो ट्रिक क्या है? अल्फा से हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं आप, बीटा से एक हाइड्रोजन और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अल्कीन बनेगी, एक डबल बॉन्ड यहां पर आएगा, एक डबल बॉन्ड यहां पर आएगा। तो एक बनेगा ब्यूट 2इन, एक क्या बनेगी? ब्यूट 2इन प्लस एक अल्कीन बनेगी हमारे पास ब्यूट 1इन। दिस इज ब्यूट 1इन and this is but 2ene। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल आता है कि this alkene is formed with 72% but this is formed only 28%। मतलब this is the major product and this is the minor product। So how can we determine which is the major product, which is the minor product? It means डिपेंडिंग अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। भाई जो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा बनेगा, जो लेस स्टेबल होगा वो कम बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हम लॉजिकली क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि व्हाई ब्यूट 2इन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ब्यूट 1इन। तो इस एल्कीन की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए भाई साहब अलेक्जेंडर जेटसेव ने रूल बनाया था, सेट-जेफ रूल। तो दिस इज द नीड ऑफ दिस रूल कि व्हाई द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स इज रिक्वायर्ड, बिकॉज इफ इन एनी केस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एल्कीन, so how we can predict which is more stable product and which is formed in major amount। समझ में आया मेरा लॉजिक क्या है? दिस इज द लॉजिक, ठीक है। तो कुछ कई बार चीजें भी होती हैं चीजों को बताने के लिए। अब देखो एल्कीन की स्टेबिलिटी बताने के लिए मैं फंडा बताता हूं कि ब्यूट 2इन ज्यादा स्टेबल क्यों है। काफी लोगों के बात पता भी होंगी कि एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे सर, ठीक है। जिनको नहीं पता था उनको पता चलते ही देन हिट द लाइक बटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्कीन की स्टेबिलिटी बताने के लिए बड़ा सिंपल सा फंडा है। देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन देखने हैं, उन पे अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, ठीक है, या अल्काइल ग्रुप देखने हैं। चलिए अगला बनाता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब ये बन गया, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से इधर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन अल्फा होता है, उधर तो नेक्स्ट अल्फा है नहीं। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से नेक्स्ट कार्बन पे देखना है कितने हाइड्रोजन है, 3। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अगला केस मैं बनाता हूं आपके सामने। एक अभी आपको सामने मैंने क्या बनाया, देखो ये बनाया ब्यूट 2इन, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। तो 3 और 3 कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। और ब्यूट 2इन की एक आइसोमर ये भी बनता है, अभी बनाया था मैंने, ब्यूट 1इन। अब देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से इधर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक हो गया ना, ब्यूट 2इन इज लेस मोर स्टेबल, ब्यूट 1इन इज लेस स्टेबल। क्लियर हो गया। हायर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अराउंड डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स, मोर स्टेबल इज द एल्कीन। तो ब्यूट 2इन इज द लेस स्टेबल एंड ब्यूट 1इन इज लेस स्टेबल एंड ब्यूट 2इन इज मोर स्टेबल, ठीक है। अब देखिए इसकी और स्टेबिलिटी को इंप्रूव करना हो, और इसमें ध्यान रखना इसके ब्यूट 2इन के 2 प्रोडक्ट बनते हैं, इसकी 2 पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी तो क्या है
एक आप इसको सिस बना सकते हो, एक इसको ट्रांस बना सकते हो ना, लेकिन ध्यान रखना ट्रांस विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस एल्कीन। सिस एल्कीन की तुलना में ट्रांस एल्कीन की स्टेबिलिटी क्या होती है, ये क्योंकि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं। क्या बनते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये भी ध्यान रखना, ब्यूटेन के जो दोनों आइसोमर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बिकॉज द स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट इज डिफरेंट, द अरेंजमेंट इन स्पेस इज डिफरेंट, उसको स्टीरियो आइसोमरिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल। इससे ज्यादा स्टेबल एल्कीन लेनी हो तो देखिए CH3 डबल बॉन्ड CH3, एक ये बन जाएगा। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से इधर 3 और 3 6 और 1 और 3 9, कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो डेफिनेटली इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और इससे ज्यादा स्टेबल बनाना हो तो कार्बन CH3 डबल बॉन्ड CH3 और CH3। यहां देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से 3 6 9 12, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 12 अल्फा हाइड्रोजन है। तो स्टेबिलिटी एल्कीन की लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। तो मैं यहाँ पे कहने का मतलब है कि देखो 3 6 9 12, तो इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और आपको दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में। ध्यान रखना कॉन्सेप्ट क्या है कि द ऑर्डर ऑफ, या फिर सीधा सा बोलता हूं कि द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स it is inversely proportional to the heat of hydrogenation। भाई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, पहले आपको वो समझाता हूं। ठीक है, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आपको पता है दिस इज एल्कीन, एल्कीन अनसैचुरेशन होती है, हाइड्रोजन ऐड करोगे तो क्या बन जाएगी, सैचुरेटेड बन जाएगी। भाई एक तो आप CH2 के अंदर हाइड्रोजन ऐड करो तो क्या बनेगा, वो CH3। तो ये हाइड्रोजन कहां पे जाके ऐड होगा, एक इस कार्बन पे एक इस कार्बन पे होगा ना, और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल। लेकिन बॉन्ड जब बनते हैं तो क्या एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो यहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो जो हीट रिलीज होती है ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब हाइड्रोजन को ऐड करना वहां पे इजी है जहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। भाई देखो यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप हो गया, यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप आ गए, यहाँ पे 1 2 3 अल्काइल ग्रुप आ गए, यहाँ पे 1 2 3 4 अल्काइल ग्रुप आ गए। तो हाइड्रोजन को ऐड करना सबसे इजी कहां पर है, यहाँ पर। भाई हाइड्रोजनेशन करना क्या होता है, हाइड्रोजन को ऐड करना, हाइड्रोजन ऐड करना सबसे इजी कहां पर है, यहाँ पर। और सबसे डिफिकल्ट कहां पर है, यहाँ पर। आ गया लॉजिक समझ में। इसका मतलब है एल्कीन जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उसमें हाइड्रोजन ऐड करना क्या होगा, उतना ही डिफिकल्ट, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वहां पे कम आएगी। ठीक है, ये देखिए दिस इज द मोस्ट स्टेबल एल्कीन, ये एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है ना, तो इसमें हाइड्रोजन ऐड करना सबसे डिफिकल्ट है। क्यों, क्योंकि इसमें स्टीरिक इंटरेस्ट इतना ज्यादा है, बल्कि अल्काइल ग्रुप्स का स्टीरिक इंटरेस्ट इतना ज्यादा है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऐड द हाइड्रोजन। इस एल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करना सबसे डिफिकल्ट है, तो हाइड्रोजन ऐड करना सबसे डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी, सबसे कम। तो मोर स्टेबल इज द एल्कीन, लेसर इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, मान लीजिए आपको 3 एल्कीन दे रखी है, एक इथीन दे दी, एक प्रोपीन दे दी, एक ब्यूटेन दे दिया। ठीक है, आगे फंडामेंटल समझ में। आपको देखो क्वेश्चन समझाता हूं पेपर में कैसे आएगा। मान लीजिए आपको ये 3 एल्कीन दे रखी है, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, आपसे कह दे इथीन, प्रोपीन और ब्यूटेन, इन तीनों एल्कीन को हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन समझ में आ गया, स्टेबिलिटी नहीं बोला, हीट ऑफ। अब जिसको स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, इथीन से ज्यादा स्टेबल प्रोपीन से ज्यादा स्टेबल ब्यूटेन, अकॉर्डिंग टू सेट रूल। ठीक है, तो अगर ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है तो ये क्या है, सबसे लेस स्टेबल, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, और ये क्या है, मोस्ट स्टेबल एल्कीन, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगा। तो मेरा फंडामेंटल समझ में आया, आपको लॉजिक समझ में आया। तो देखो जितने कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना आपको ऐसे क्लियर माइंड में सेट कर दूंगा, तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि यार वी आर रियली फॉलिंग इन लव विद केमिस्ट्री। ठीक है, आया लॉजिक समझ में, डेफिनेटली आना चाहिए आपको। चलिए, तो ये हो गए 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे, कि हमने एन ब्यूटेन की कन्फॉर्मर स्ट्रक्चर पढ़ी, साइक्लोहेक्सेन की कन्फॉर्मर स्ट्रक्चर पढ़ी, और आज हमने सीख लिया कि एल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे चेक करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को एग्जामिनर कैसे रिलेट करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने बताना था कि
ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, ठीक है। और अब मैं सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक को ले रहा हूं, वीडियो को लेंथी नहीं करते हैं, ठीक है। वो लेक्चर क्या है, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बाकी जो बातें बच गई अगले लेक्चर में कहेंगे। मेरी आपकी छोटी सी प्रॉब्लम है, आपसे शिकायत कहो या कुछ भी कहो, मेरे को सिंपल सी बातें भी करनी थी आपसे कि वीडियो लेंथी होते हैं तो जो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लेंथी वीडियो देख पा रहे हैं, या फिर वीडियो लेंथी होना आपके लिए बोरिंग सा फील होता है, या फिर आप पूरी वीडियो नहीं देख पाते हैं। सो जस्ट गिव मी योर व्यूज, योर कमेंट सेक्शन कि मैं वीडियो बनाऊं तो मैक्सिमम कितना टाइम पीरियड का बनाऊं कि जिससे आप इजीली देख पाएं। क्योंकि मेरा मानना ये था कि जिस बच्चे को नॉलेज लेनी है वो डेफिनेटली वीडियो को पूरा देखेगा, ठीक है। जैसे मैंने ऑर्गेनिक की मैराथन क्लास बनाई, 2.5 घंटे की बनाई, 1-1.5 घंटे की बनाई। अब लोग उसके पीछे बेनिफिट नहीं देखते, वो देखते हैं कि सर वीडियो ने इतना लेंथी बना दिया। वो ये देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छिपी हुई है। भाई एक बंदा 2.5 घंटे तक लेक्चर ले रहा है तो कहीं ना कहीं उसने कुछ ऐसे पॉइंट डाले होंगे 2.5 घंटे के अंदर जिससे बच्चे का एक ही लेक्चर के अंदर सारा ओवरव्यू मिल जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो जैसे मैंने 2.5 घंटे की और 1.5 घंटे की 2 क्लास बनाई, ऑर्गेनिक मैराथन क्लास 4 घंटे की, मोस्टली बच्चे उसको नहीं देख रहे हैं। क्यों? दे आर सफरिंग फ्रॉम द लेंथ ऑफ द वीडियो। लेकिन सिंपल सा लॉजिक है यार, अगर आपको मिल रहा है इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो लेक्चर मिल रही है तो आपसे ये कौन कह रहा है उस वीडियो लेक्चर को आप एक ही पल में देख लो या एक ही फ्लो में देख लो। आप उसको पार्ट्स में देखो ना भाई, आधा आधा घंटा उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, आपको वीडियो लेंथ ही नहीं लगेगा। आपको लगना चाहिए कि सर मैं 4 वीडियो देख रहा हूं। आपकी 2 घंटे की वीडियो का मतलब है ये 4 वीडियो है, मेरे को 30 मिनट देखना है, थोड़ा सा रेस्ट लेना है, फिर 30 मिनट देखना है, थोड़ा सा रेस्ट लेना है। ऐसे देखोगे तो बात बनेगी ना यार। सिंपल सा लॉजिक है, इफ यू वांट टू गेन नॉलेज यू हैव टू डू समथिंग, ठीक है। चलिए ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखिए। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पहले आपको फंक्शनल ग्रुप में बताता हूं, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। फंक्शनल ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन बताता हूं। मान लीजिए आपको 4 कार्बोक्सिलिक एसिड देता हूं, मैं 4 कंपाउंड देता हूं, सॉरी। सबसे पहला है, एक है आपके पास इथेनॉल, ठीक है। एक है आपके पास इथेनोइक एसिड, एक है आपके पास इथेनल, और एक आपके पास है पहला कीटोन प्रोपेन 2-1, ठीक है। और आपकी सहूलियत के लिए थोड़ा सा इजी कर देता हूं क्वेश्चन को, चाहिए आपको फिर डिफिकल्ट ना लगे। मैं इसको 3-3 कार्बन का ले लेता हूं। एक है प्रोपेनॉल, एक है प्रोपेनोइक एसिड, एक तो प्रोपेन 2-1, और ये कर देते हैं प्रोपेनल, ठीक है। 3 कार्बन का अल्कोहल प्रोपेनॉल, 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन का कीटोन प्रोपेन 2-1 और 3 कार्बन का एल्डिहाइड प्रोपेनल। आपसे एग्जामिनर पहला क्वेश्चन पूछे कि अरेंज दीज 4 कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब ध्यान से सुनना, जिसको इसके पीछे लॉजिक समझ में आता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट है ना, कहीं ना कहीं रिलेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। भाई मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं कि हाउ द मॉलिक्यूल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय व्हिच काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ऑन बाय डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई कुछ मॉलिक्यूल्स है वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं। तो जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी उनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएंगे, और जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगी उनमें बॉइलिंग पॉइंट कम आएंगे। तो सिंपल सा लॉजिक समझना आपको, ये नहीं कि क्रैम करके बैठ गए। तो अगर आपको ये 4 फंक्शनल ग्रुप मिले, सबसे इंपॉर्टेंट है ये अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन, इन चारों फंक्शनल ग्रुप में आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बता देता हूं, ठीक है। सुनिए, सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। रीजन भी बताऊंगा, ये नहीं कि आपको क्रैम करना है। मेरे क्रैश कोर्स में आपने देखा होगा कि मैंने कभी भी आपको ये नहीं कहा कि मेरी शॉर्ट ट्रिक्स को आप रट के बैठ जाओ। मैंने हर बार लॉजिकल के साथ, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ आपको बताया है, ठीक है। और इस बात से आप एग्री भी करेंगे। चलिए, कहीं ना कहीं मैं कॉन्सेप्ट डाल ही देता हूं, बाद में शॉर्ट ट्रिक्स की करता हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड से फिर लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल का, ठीक है। अल्कोहल से नीचे आता है भाई साहब कीटोन, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्डिहाइड का। किसका? एल्डिहाइड का। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, कभी भी गलती नहीं होगी। मैं आपको रीजन बताता हूं, ठीक है। चारों फंक्शनल ग्रुप सबसे मेन है जहां पर क्वेश्चन आते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, देन अल्कोहल, देन एल्डिहाइड, देन कीटोन, देन एल्डिहाइड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दोनों कार्बोनिल कार्बन है,
दोनों के अंदर मोलिकुलर फार्मूला सेम हो, जैसे आपको पता होगा प्रोपेनॉल और प्रोपेन-2-ऑन दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर आपको पता हो, एल्डिहाइड एंड कीटोन। यहाँ पे देखो मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन बना दिया कि एल्डिहाइड और कीटोन्स दीज आर द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या है फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। फंक्शनल आइसोमर का मतलब क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, एक फंक्शनल ग्रुप कीटोन है और दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है। देखो कर चेक कर लो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 और 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। इसमें भी देख लो 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो इन दोनों कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला क्या है सेम है और दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप देखो अलग अलग है। तो एल्डिहाइड और कीटोन बोथ आर फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। तो फंक्शनल आइसोमर में फिर भी एल्डिहाइड और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का डिफर करेगा, ठीक है, क्योंकि फंक्शनल आइसोमर तो है लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट क्यों होता है, इसमें बात सुन लीजिए मेरे भाई साहब। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है और उस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट करते हैं डाइमर की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, डाइमर की फॉर्म में। अब एक बहुत ही ब्यूटीफुल फंडा है, ये भी ध्यान रखना कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे वो डिपेंड किस पे करता है, सरफेस एरिया पे। तो बात ध्यान रखनी है आपको, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंडेंट होता है डायरेक्टली सरफेस एरिया पे, सरफेस एरिया। क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ता है तो सरफेस एरिया बढ़ने से मोलिकुलर साइज बढ़ता है। क्या बढ़ता है, मोलिक्यूल का साइज, और मोलिकुलर साइज बढ़ने से सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेरा ये फंडामेंटल जिसको समझ में आ गया कभी गलती नहीं होगी बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन में। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब गैसियस मॉलिक्यूल हो तो वांडरवाल हो जाएंगी, लेकिन मोस्टली हम क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सरफेस एरिया बढ़ता है तो मोलिकुलर साइज बढ़ता है, मोलिकुलर साइज बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा एरिया में काम करेगी तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। और ये तीनों के तीनों फैक्टर मेरे भाई साहब बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। अब लगाओ, देखो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डाइमर बनाएंगे तो डाइमर बनते ही सरफेस एरिया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। भाई एक मॉलिक्यूल कम सरफेस ऑक्युपाई करता है, अब वो जुड़ जाएंगे तो डाइमर क्या बनाएगा, लार्ज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो मोलिकुलर साइज बढ़ेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट आएगा ना। तो इसमें डाइमराइजेशन का कांस्टेंट भी लगता है, डाइमराइजेशन का कांसेप्ट और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा। अल्कोहल में केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें डाइमराइजेशन का कांसेप्ट नहीं है, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसमें डाइमर भी है और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है और इसमें केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब बात ये आती है सर अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन से ज्यादा क्यों है, वो भी बताता हूं। क्योंकि भाई साहब कार्बोनिल कार्बन के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर डाइपोल डाइपोल, डीडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डीडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक होती है, तो जिसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो आगे लॉजिक समझ में बिल्कुल डेफिनेटली आज आपको आ गया होगा, ठीक है। अब कभी गलती नहीं होगी इन चारों कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट को डिटेक्ट करने में। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आएगा। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये भी रह गया, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में डाइमराइजेशन प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है। इसमें डाइमराइजेशन नहीं है, केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट दूसरे नंबर पर है। ये तीसरे चौथे नंबर पर क्यों है, क्यों, क्योंकि डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक होती है, इसलिए एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होता है। अब बात आती है कि सर एल्डिहाइड और कीटोन में कीटोन का ज्यादा क्यों है। भाई अब भाई ये एक्सप्लेन हो गया, अब बचे दो रह गए। इसका मतलब क्या होगा, देखो एल्डिहाइड अगर मैं बनाऊं तो ऐसे बनेगा प्रोपेनॉल, ठीक है, और कीटोन देखो कैसे बन रहा है। कीटोन के अंदर मेरे भाई सब ध्यान रखना, यहाँ पर दो तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होते हैं और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप किसी एक ही तरफ अटैच होता है, क्योंकि एल्डिहाइड कार्बन जो होता है ना वो टर्मिनल कार्बन होता है, तो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप एक ही पोजीशन की तरफ हो सकता है ऑन वन साइड, यहाँ पर दोनों तरफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कीटोन के केस में डीडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लार्ज होती है, मोर होती है, और यहाँ पे डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
लेस होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इफ ए two molecules aldehyde and ketone, these are having same molecular formula but still ketone have higher molecular mass, ketone have higher boiling point due to stronger dipole force of attraction, उसकी dipole force of attraction ज्यादा होती है। तो dd force of attraction दोनों में है, लेकिन ketone में dd force of attraction एल्डिहाइड से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर क्या आ गया, पहले dd फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहले dd और फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद क्या आ गया, डाइमराइजेशन प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो आगे कॉन्सेप्ट समझ में, कार्बोक्सिलिक एसिड में डाइमराइजेशन की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से और स्ट्रेंथनिंग आ जाती है मॉलिक्यूल के अंदर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, तो सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका आएगा, यहाँ पर मेरे भाई साहब प्रोपेनोइक एसिड का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है, अल्कोहल में, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे कौन आएगा, प्रोपेनॉल। फिर dd फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात आती है, dd फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कीटोन में ज्यादा होता है, तो तीसरे नंबर पे कौन आएगा, प्रोपेन टू ऑन, और लास्ट में चौथे नंबर पे कौन आएगा, प्रोपेनॉल। तो मेरा ये फंडा किसी को समझ में आया हो, देन हिट द लाइक बटन। So these are the three important concepts regarding order of stability of alkene, relation with heat of hydrogenation and functional group के अंदर ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। अगले लेक्चर मिलते हैं। अब मैं वीडियो लेंथी नहीं करूंगा ताकि आप ज्यादा लोग इसको देख पाएं। ठीक है, तो मेरा ये इंटेंशन है, वीडियो को लेंथी बना के मुझे अपना वॉच टाइम कम नहीं करना है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन मैं वीडियो लगातार बनाता रहूंगा, आप चाहे मुझे इंकरेज करें या ना करें। ठीक है, मोस्टली साइलेंट लर्नर्स ही बैठे हैं। अब तक मैं एक क्रैश कोर्स में 8 से 10 दिन दे चुका हूँ, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा हिला के रख दिया है, सब कुछ आपके सामने रख दिया, बट देयर इज ए सिंगल कमेंट कि सर यू आर डूइंग गुड, वेल, नथिंग कमेंट लाइक देम, बट व्हाट्स हैपनिंग, आई डोंट नो, बट स्टिल आई विल making learn to students who are serious about the cracking the exam. So thank you so much for the patient listening. अगले लेक्चर मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।